बिल्कुल दुरुस्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो रियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई इस खबर ने कि अरशद शरीफ शहीद भाई के ऊपर 3 घंटे तक तशद्दुद किया गया। लेकिन ये खबर कहां से आई? ये खबर किसने दी कि अरशद शरीफ शहीद भाई के ऊपर 3 घंटे तक तशद्दुद हुआ? और लंदन में बैठकर मशवरे हो रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान के अंदर निपटाए जाए। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए कि हमने अपने मुल्क का, आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हमने मजाक ही उड़वाया है। वो गए तो वजीर खजाना थे और 4-5 साल बाद वापस आए तो वो वजीर खजाना है। ये तो NRO 2 लेके बैठा हुआ है क्राइम मिनिस्टर, ये तो डम्मी वजीर आजम है। इसकी क्या हैसियत है? मकसूद चपड़ासी और दूसरे, उनको भी इन्होंने तो मरवा दिया। ये तो सिसिलियन माफिया है, तो इनका तो जीना मरना बाहर है, इनके तो पैसे बाहर है, औलादे बाहर है। वो झूठी, वो मरियम, वो कैसे पासपोर्ट पे हंस रही थी जब उसको मिला और वो भाग गई बाहर। इस चीजों से निकल जाना चाहिए, हमें हकीकी आजादी की तरफ आना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप बोल टीवी देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान है, मैं पहले तारुफ करवाता हूँ। आर्या मकबूल जान साहब हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, हमें हबीब अकरम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली साबिक हमें आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। तो बराह रास्त बातचीत का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि कुछ इशूज़ हैं जिनको फौरी तौर पर एड्रेस होना है, और पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ इश्यूज हैं जो पाकिस्तान में फौरी तौर पे एड्रेस होने हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आर्मी चीफ की तैनाती है, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। कुछ नए हकायक हैं। मैंने कल आप लोगों को प्रोग्राम में बताया था कि अरशद शरीफ शहीद भाई की एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी मेरे पास, जो कीनिया से आई थी। तो मैं आज आपको कन्फर्म कर देता हूँ कि वो बिल्कुल दुरुस्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो रियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और मैंने कीनिया से कन्फर्म भी कर लिया है। वहाँ से भी एक कॉपी मुझे मिली है, और एक मैंने अपने सोर्सेज से हासिल की थी। और हमारे पास जो पुरानी तस्वीरें थी आज से 2-2.5 हफ्ते पुरानी, जब हम बॉडी वसूल करने के लिए कोशिश कर रहे थे कीनिया नैरोबी में, तो उस वक्त भी उस मुर्दा खाने में कुछ तस्वीर के अंदर कुछ पेजेस आए थे, और जब उनको क्लोज करके देखा तो वो इनसे मैच कर गए हैं। तो हम अब आपको पूरे यकीन से कह सकते हैं, मैं 100% यकीन से आपको ये कह सकता हूँ कि यही वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो कीनियन डॉक्टर ने दी थी। और इस रिपोर्ट के 3 सफ़ात हैं। हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई इस खबर ने कि अरशद शरीफ शहीद भाई के ऊपर 3 घंटे तक तशद्दुद किया गया उनकी शहादत से पहले। इस खबर ने हमें तोड़ कर रख दिया। मैं सो नहीं पाया 2 दिन तक, बहुत तकलीफ में था, और मेरे बहुत सारे दोस्त भी बहुत तकलीफ में थे। अरशद शरीफ भाई के एक बहुत करीबी साथी आज मुझे फ़ोन करके दोपहर को रोते रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे जब टेलीफोन पे बात करता हूँ तो वो रो पड़ते हैं, और ऊंची आवाज़ में रो पड़ते हैं, क्योंकि इतना प्यारा ताल्लुक था अरशद शरीफ से सबका। मेरा ताल्लुक अरशद शरीफ शहीद से 8-9 महीने का ताल्लुक है, ज़्यादा से ज़्यादा। जब रेगुलर बातचीत होना शुरू हुई है, ताल्लुक बना, उससे पहले तो हम एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं थे। तो जिन लोगों का सालों पुराना ताल्लुक है, उनके जज्बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे ही सब्र नहीं आ रहा, तो मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ, जिस रिपोर्ट की मैंने कल बात की थी, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिपोर्ट बनाई सही गई है, लेकिन ये वो असली रिपोर्ट है जो कीनिया के डॉक्टर्स ने जब ऑटोप्सी की थी, जब पोस्टमार्टम किया था, उस दिन जो रिपोर्ट बनाकर 3 सफ़ों वाली रिपोर्ट हवाले की गई थी पाकिस्तान के अमले के, तो ये वो रिपोर्ट है। ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। डॉक्टर से भी मेरे सोर्सेज ने बात की है, जिस डॉक्टर ने अरशद शरीफ शहीद भाई का पोस्टमार्टम किया, और मेरे सोर्सेज ने 3 मरतबा बात की है। एक सोर्स ने 2 मरतबा बात की है, एक ने 1 मरतबा बात की है, और एक और ने भी 1 मरतबा बात की है। तो जो उन्होंने मुझे बताया कि टॉर्चर का कोई तस्करा है ही नहीं, ना इस रिपोर्ट के अंदर तशद्दुद का कोई तस्करा है, और ना उस डॉक्टर की ज़बानी कोई टॉर्चर का या तशद्दुद का पता चला है। बल्कि डॉक्टर से जब ये पूछा गया कि नाखून कहाँ गए, तो उस डॉक्टर ने ये कहा कि नाखून जनाब हमने उतारे थे टेस्ट लेने के लिए, और उसने 1 से ज़्यादा नाखून उतारे थे। तो ये जो नाखूनों वाला मामला, जहाँ से ये सारी बात निकल कर सामने आई, ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। कुछ और निशानात के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब वो सवाल मैंने पूछा, तो जिनसे मैं राब्ता कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी डाली हुई थी कीनिया के अंदर और बहुत तेज़ी से पोस्टमार्टम उन्होंने किया था। तो वहाँ अगर कोई निशान बाकी है या कुछ है तो उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पहले जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई है, अगर वो रिपोर्ट आप हमारे साथ शेयर करें तो हम कीनिया के डॉक्टर के साथ शेयर करके उनकी रिपोर्ट की रोशनी में फिर एक मवाजना करने के बाद आपको हकीकत बता सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन ये खबर कहां से आई, ये खबर किसने दी कि अरशद शरीफ शहीद भाई के ऊपर 3 घंटे तक तशद्दुद हुआ? ऐसी खबर किसने दी जिसने हम सबकी नींदें उड़ा दी? ऐसी खबर किसने दी जिसने पूरे मुल्क को एक तकलीफ में मुब्तला कर दिया? वो कौन था जिसने ये तस्वीर लीक करने के बाद ये क्लेम किया? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कंफर्म किया, कीनिया वाले डॉक्टर ने, कि नेल्स जो हैं ये उतारे गए हैं और ये फॉर द सेक ऑफ टेस्ट उसने ये कहा है कि उतारे गए हैं। लेकिन वो कौन था जो चाह रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह की खबर फैले और इस तरह की इंफॉर्मेशन फैलाई जाए, जिस इंफॉर्मेशन की तस्दीक अभी तक पाकिस्तानी इदारे नहीं कर पा रहे हैं? और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान के यहां से लोग गए हैं वहां पे तहकीकात करने के लिए, उनकी ऐसी दुर्गत बनी है कि वहां किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। कीनिया का जो एक जख्मी पुलिस वाला बताया जाता है, कहते नहीं वो एक जख्मी भी हुआ था, पता नहीं झूठ है सच है, उस तक भी एक्सेस नहीं दी गई। उनको कोई शवाहिद नहीं दिखाए गए, कोई सबूत नहीं दिए गए, बल्कि उनको एक शील्ड दे के और फोटो बना के मुस्कुराते हुए और बाद में उनको वापस पाकिस्तान तोड़ दिया गया है। अब वो अपना मुंह लेकर वापस आ गए हैं, बड़े गए थे यहाँ से इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। इन्वेस्टिगेशंस पाकिस्तान में होनी है। वो कौन था जिसने पाकिस्तान की जमीन को हम सब के लिए तंग किया, हम सबको परेशान किया, हमारी फैमिलीज को, हमारे घर वालों को, हम सबको हरासा किया, हमें रोजाना ये पैगाम दिया या तो भाग जाओ या काम छोड़ दो। इसके बावजूद हम लोग डटे रहे, अपना काम करते रहे। वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से निकलने पर मजबूर किया? और वो कौन था जिसने, वैसे मुझे अब पता है कि वो कौन था जिसने यूएई से अरशद शरीफ को निकालने का पूरा बंदोबस्त किया। चीजें अब पता चल रही हैं और आने वाले दिनों में हम खोलते चले जाएंगे। हमें सिर्फ इंतजार इस बात का है कि अरशद शरीफ शहीद की फैमिली क्या कहती है, क्योंकि ये केस उनका है और हम चाहते हैं कि वो लीड करें और हमें बताएं कि आगे कैसे बढ़ना है। और हम उनसे मुलाकात भी करेंगे इंशाल्लाह, और ये चीजें आगे बढ़नी है, यहाँ रुक नहीं जानी। नवाज शरीफ साहब जी फैसला कर रहे हैं बरतानिया में कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। इस पे इमरान खान साहब को तहफ्फुज़ात हैं। क्या ये दुरुस्त तहफ्फुज़ात हैं? नवाज शरीफ साहब ने 4-5 दफा पहले भी ये फैसला किया और हर दफा नवाज शरीफ साहब के साथ उल्टा ही काम हो गया। मैं मेहमानों से बातचीत का आगाज करता हूं। सबसे पहले हबीब अकरम साहब, एक तो ये चीज, इस तरह की खबर आ जाना और फिर वो खबर अब बाउंस हो गई है। यानी बड़ा क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह का टॉर्चर, 3 घंटे तक का टॉर्चर और जो चीजें रिपोर्ट हुई हैं, उनमें मुझे अब तक की अपनी जाती जो मैंने तहकीकात करने की कोशिश की है, इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की है, उसमें मुझे सदाकत नजर नहीं आ रही। क्या चाह रहा होगा वो शख्स जो इस खबर को फैलाना चाह रहा था या इसको लेकर आना चाह रहा था सामने? आपको लगता क्या है कि वो क्या रहा था? देखिए, हमेशा इमरान ऐसी सूरत हाल में जब किसी फैक्ट को तोड़ मरोड़ के बयान किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस केस के किसी एक पहलू पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप मिसाल के तौर पे एक शख्स ने चोरी की हो और आप उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा बनवा दें, तो दरअसल आपने तो उसके ऊपर बड़ा एहसान कर दिया ना, क्योंकि कत्ल का मुकदमा साबित नहीं होगा, चोरी का जुर्म जो है वो इस बर्रियत के नीचे छुप जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैंने पाकिस्तान के अंदर ये देखा है और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि बाज़ औक़ात जो केसेस हैं वो इस वजह से अदालत में विदस्टैंड नहीं कर पाते कि उनको उनकी हैसियत से बढ़ा के बयान किया जाता है। जब आप जुर्म की हैसियत से बढ़ा के बयान करें या उसको कम करके बयान करें तो दरअसल आप किसी मुजरिम के जुर्म पर पर्दा डाल रहे होते हैं या उसकी कोई इमदाद कर रहे होते हैं। तो जब भी जो डिसइंफॉर्मेशन है वो, मैं तो समझता हूं कि वो मुजरिम के फायदे में जाती है, वो उसके चेहरे की नकाब जो है उसको मजीद बढ़ावा देती है, उसको मजीद दबीज कर देती है। और अगर जैसे आप बता रहे हैं कि फैक्ट्स जो है आपने कीनिया से चेक किए हैं, तो वहां से आने वाली जो जाहिर है वो पहली रिपोर्ट थी और उनके पास आजकल के जमाने में ये कहना कोई दूरज कयास नहीं होगा कि उनके पास बाकायदा की तस्वीर भी होंगी और उनका रिकॉर्ड जो होगा वो ऐसा होगा कि जो हमारे लिए भी काबिल कबूल हो। जैसे आप बता रहे हैं
कि उन्होंने नाखून खुद उतारे। अब यहाँ पे आके उसको कहा जा रहा है कि वो जनाब किसी टॉर्चर के वजह से उतारेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें अल्टीमेटली उसी रिपोर्ट पे भरोसा करना पड़ेगा जो कीनिया में हुई, और पाकिस्तान का कानून भी कुछ इसी तरह का है कि जो कीनिया में कत्ल हुआ, वो कत्ल जो किसी फॉरेन लैंड पे हो, तो वहां पर होने वाली तहकीक और तफ्तीश हमारी अदालतों में थोड़े से यानी कुछ लवाजमात के साथ इसी तरह कबूल की जाती है जैसे कि वो पाकिस्तान में हुई हो। और ये मकबूल जान साहब हैं जी हमारे साथ, और ये सब सवाल इसमें ये है कि जी, और ये मकबूल जान साहब अभी हमारे साथ नहीं है। मैं कासिम सूरी साहब के पास ले जाता हूँ। कासिम सूरी साहब, कीनिया में पोस्टमार्टम होता है, हम यहां से लगातार राब्ते में होते हैं, और मुझे ये पता चला है कि वहां एम्बेसी के हमले के साथ पाकिस्तान की हुकूमत के लोग भी राब्ते में थे। वहां पोस्टमार्टम होता है और मैयत के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रवाना की जाती है। इधर सर अरशद शरीफ शहीद भाई को, उनकी तदफीन को हफ्ते गुजर गए हैं और अभी तक उनकी फैमिली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल रही। हम कीनिया से भी गए गुजरे हैं। बिल्कुल इमरान भाई, जिस तरह आपने कहा कीनिया से भी इस टाइम तो गए गुजरे हैं। यहाँ पे तो आमरीत से भी बुरा इस टाइम निज़ाम छाया हुआ है। खौफ की फिजा, लोगों को मारो, डराओ, धमकाओ, केसेस करो। ये जब से आपने देखा है कि रिजीम चेंज का हुआ है, ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये जो बाहर से मरासला आया, इस पर मैंने रूलिंग दी कि गैर मुल्की किसी भी ताकत को ये हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के फैसले करे। आप सबके सामने है किस तरह पाकिस्तान में जो है वो हमारे इत्यादियों को हटाया गया, किस तरह यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाकर जो है वो लोगों के ज़मीर खरीदे गए, और उस दौरान जो हक और सच की आवाज़ बने, उसमें इमरान रियाज साहब आप भी हो, अरशद शरीफ बोलता रह गया, केसेस शुरू हो गए, डराना धमकाना शुरू हो गया, एयरवाई बंद हो गया, प्रोग्राम्स बंद हो गए, आपको प्रोग्राम से फारिग कर दिया गया। इसी तरह जो है वो साबिर शाकिर को डराया धमकाया गया, आप पर केसेस, अरशद शरीफ पर केसेस। मुझे अच्छी तरह वो सेमिनार याद है, मैं आपके साथ बैठा हुआ था उसी दिन, जो है वो समी इब्राहिम साहब को फिर डराया गया, उसी दिन अयाज मीर साहब को किस तरह मारा गया। ये सारी चीजें हम सब देख रहे हैं, और किस तरह इसको जो है ये रिजीम चेंज के बाद जिन्होंने हक की आवाज उठाई कि ये गलत हो रहा है पाकिस्तान में, उनके साथ मुझ पर खुद केसेस किए गए, दहशतगर्दी का, बगावत का, गद्दारी का, FIA के केसेस, तोहीन रसालत के केसेस, डराना, मेरे भाई को मारा है उस पे केसेस बनाए हैं, मेरे घर पे फायरिंग की, ये सारे जो बोल रहे थे उनके साथ किया गया। और अफसोस के साथ उसको इतना तंग किया गया, जमीन तंग कर दी गई पाकिस्तान की, कि वो भी साबिर शाकिर की तरह मुल्क छोड़ के चला गया। फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि दुबई से किस तरह डिपोर्ट किया, वो कौन है, और कीनिया में जाकर फिर उसको शहीद किया गया। आप देखें उसका भाई पाक फौज में रह चुका है, उसका वालिद सर्फ कर चुका है, वो शहीद था भाई भी उसका। उस मां का आप हौसला देखो जो पूरी कौम को कह रही है कि मेरे बेटों को फूलों के साथ लेकर जाओ। उसकी आवाज जो हक और सच की आवाज थी, वो आवाज को फैलना चाहिए। ये जिस मकसद के लिए उसने जान दी है पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए, वो तुम लोगों ने नौजवानों को कह रहा है कि हासिल करो। मेरी मिसेस जब उसके पास, उसकी वालदा के पास गई, उसने मेरी मिसेस का हाथ पकड़ के बोला कि कासिम सूरी को इस्लामाबाद में मत आने दो, ये उसको भी मार देंगे, ये डरा रहे हैं सबको। तो मैं समझता हूं ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, इस तरह डराना धमकाना, अजियत वाली बातें करना, वो तस्वीरें शेयर करना, उसकी जो हक राह में शहीद हो गया, जो पूरी कौम की आवाज बन गया। आज पूरी कौम, आप यकीन करें, जब आपको वो पिंजरे में बंद किया हुआ वो जो छोटे से कमरे में वो तस्वीर आई, पूरी कौम आपके साथ खड़ी थी। पूरी कौम अरशद शरीफ के उस बयानिए के साथ आज खड़ी है, हक और सच के। आज उसकी मां का हौसला, मैं कहता हूं सलाम पेश करता हूं। पूरी पाकिस्तानी माएं जो है वो देख रही हैं अरशद शरीफ की मां को, पूरी कौम देख रही है। तो आज तक उसकी जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी गई। पिम्स अस्पताल में भी पोस्टमार्टम हुआ है, रिपोर्ट नहीं पता चल रही। तो ये वो कौन है जो ये सब कुछ करा रहे हैं, मार भी देते हैं, लोगों को नंगा भी कर देते हैं। आपने देखा शहबाज गिल को नंगा किया, आपने देखा जमील फारूकी को नंगा किया, फिर अभी ये क्या किया है इन्होंने आजम सवाती के साथ, उसकी पोतियां पोतों के सामने उसको पहले जलील किया गया, उसके बाद उनको भी नंगा किया गया। 75 साल का सेनेटर हमारा जो है ईवान बाला का मेंबर, आप सोचे कानून साज इदारे का मेंबर, उसको इस तरह जलील किया गया, वफाकी वजीर रह चुका है। उसके बाद अब आप वो वीडियो देखें जो उनकी लीक की है उनकी फैमिली के साथ, और भेजी भी किसे, उनकी बेटी को। आज उनकी फैमिली पाकिस्तान से बाहर चली गई है।
मैं समझता हूं, देखें, ये जुल्म की ये जो खौफ की फिजा है ना, ये तो आप जैसे लोगों ने, दूसरों ने इस खौफ के बुत को तोड़ दिया है। अब कौम आजाद हो गई है। 14 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। आप टीवी से हटा भी दो ना इमरान रियाज को, साबिर शाकिर को, वो व्लॉग देखते हैं उनका, वो हक और सच सुनना चाह रहे हैं। तो ये जो फार्मूला है ना इनका खौफ का, ये डराने धमकाने का, ये तो बुरी तरह नाकाम हो गया। ये लोग अब निकल रहे हैं। आपने देखा हकीकी आजादी मार्च में भी लाखों लोग निकले हैं। इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ आपने देखा, पहले नौकर को उसका जमीर खरीदने की कोशिश की गई, उस वहां से जो है वो डिवाइस निकली। फिर आपने देखा कि किस तरीके के साथ इमरान खान साहब की भी आवाज को, उसको भी मार दो। वो मरियम कह रही है कि जो इमरान खान का वक्त खत्म हो गया है। आपका ये झूठा 22 लोगों का कातिल राना सनाउल्लाह कह रहा है कि फितने का सर कुचल दो। आप मुझे बताएं ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? इमरान खान के साथ क्या किया गया? उसको किस तरह गाड़ी के अंदर आग लग गई? मुझे बताएं, कोई आम पेट्रोल पंप से हेलीकॉप्टर या जहाज में पेट्रोल नहीं डाला जाता कि गंदा पेट्रोल डाल गया। खास इदारे डालते हैं। हेलीकॉप्टर किस तरह जो है वो एकदम जो है वो एक जगह पे लैंड करता है। और सोचे समझे मंसूबे के तहत 14 पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही हकीकी आजादी में, ये इंपोर्टेड सरकार करती रही। और उसके बाद जो है वो एक मंसूबे के तहत 2-3 लोगों ने शामिल थे उसमें, अटैक किया। मारने वाले से तो जो है ना बचाने वाला बड़ा है। अल्लाह ताला ने बचा लिया इस कौम के उस बहादुर लीडर को जो हक और सच की आवाज बना हुआ है। आप देखें वो मुअज्जम के साथ साथ 14 लोगों को गोलियां लगी हैं। इमरान खान साहब के दोनों पैरों में 4 गोलियां लगी हैं, अस्पताल में हैं। ये खौफ की फिजा फैलाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते यहां पे जमहूरियत हो और जमहूरी अमल हो। ये तो वही चाहते हैं कि बस माइट इज राइट हो, यही खानदान हो, इन्हीं के नालायक नाकारा नाअहल बच्चे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करें। आप मुझे बताएं ये करने क्या गए हैं? सारे जो है वफाकी वजीर आपके क्राइम मिनिस्टर के साथ वो बरतानिया में क्या कर रहे हैं? वो एवन फील्ड का वो फ्लैट मुताजना है जिसकी कोई जो है वो मलकियत ही नहीं मानता, उस फ्लैट में बैठ के पाकिस्तान के फैसले क्यों कर रहे हैं? ये छुपा नहीं रहे, फैसले कैसे कर रहे हैं उसके अंदर? नए आर्मी चीफ की तैनाती का मशवरा हम कर रहे हैं कि किसको होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। मैं हबीब अकरम साहब एक सवाल और आपसे पूछ के फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे। मुझे ये बताएं सर कि हम कातिल उस मुल्क में ढूंढ रहे हैं जहां पे उन्होंने पोस्टमार्टम भी जल्दी से कर दिया, बॉडी भी भेज दी, उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी दे दी और उन्होंने चीजें जो हैं जैसे तैसे बहुत ज्यादती की हो, लेकिन उन्होंने चीजें बताई। कॉपरेशन कुछ लेवल पे आपको मिल रही है, लेकिन उस मुल्क में हम कातिल नहीं ढूंढ रहे जहां से एक शख्स को पहले मजबूर किया गया, 16 FIRs काटी गई, उसके लिए जमीन तंग की गई, फिर दूसरे मुल्क से उसको निकलवाया गया, फिर अब तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी फैमिली मांग मांग के थक गई, अब तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहे। ये इंतजार कर रहे हैं इदारे कि कब्र कुशाई की गुंजाइश खत्म हो जाए, तब हम अपनी मर्जी की बनाई हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे। हबीब अकरम साहब। अच्छा इमरान, आपने लियाकत अली खान के रहमतुल्लाह अलैह के कातिल तलाश कर लिए थे? आपने हुसैन शहीद सोहरवर्दी के कातिल तलाश कर लिए थे? आपने जुल्फकार अली भुट्टो के मरने के सारे असबाब, उनके जो शहादत के सारे असबाब का तयन कर लिया है? आप ये बताइए ज़ियाउल हक क्या जहाज कैसे गिरा, क्या आपने ये तयन कर लिया है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो किस तरह शहीद हुई, क्या इसका आप पूरे यकीन से सुराग लगा चुके हैं? तो अरशद शरीफ एक्चुअली हमारी तारीख के उन कत्लों में से और उन मकतूलों में से है कि जिनका खून जो है वो अभी तक अपना जवाब तलब कर रहा है। अब ये इम्तहान, तारीख के इम्तहान में तो इमरान माफ कीजिएगा आप भी फेल हो चुके हैं और कासिम सूरी भी फेल हो चुके हैं और मैं भी फेल हो चुका हूं, क्योंकि हमारे पास, हम तीनों के पास अपने बच्चों को बताने के लिए इन सवालों के जवाब नहीं है जो मैंने आपके सामने रखे। अब बताइए कि अरशद शरीफ का जिम्मा आप पर आन पड़ा है, कासिम सूरी पर आन पड़ा है, मेरे ऊपर आन पड़ा है। अब ये हमारी हिम्मत है कि हम इसके कत्ल के असल मुजरिमों तक पहुंचे। अगर ये हादसा है तो हमें उस तरह इस पे यकीन होना चाहिए जिसे हक्कुल यकीन कहते हैं, जिसे ऐनुल यकीन कहते हैं, कि इस तरह हमें पता हो कि हाँ ये हादसा था, तो हमारे दिल को कुछ सुकून मिल जाए, उसके घर वालों को भी सुकून मिल जाए। और अगर ये कत्ल है और जैसा कि हालात बता रहे हैं इम्कानी तौर पे अगर ये कत्ल है, तो फिर हम कातिल के चेहरे पर पड़ी नकाब नोच लें तो दरअसल ये हमारा
इस निजाम का इम्तहान है। तो अब तो ये अरशद शरीफ मेरे तो ख्याल में शुरू तो हो ये गया वाला अपने कातिल आप इम्तहान। पकड़ते सारे कातिल ही पकड़े जाएंगे, मिल जाएंगे। अगर आप ये कातिल पकड़ ले, एक ब्रेक लेने का कह रहे हैं, मैं एक ब्रेक लेकर वापस आता हूं, फिर हम बात करते हैं। हमारे साथ ही रहिए ना, एक ब्रेक लें। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं हबीब अकरम साहब, पहले आप मुझे बता दें, फिर मैं जाता हूं कासिम सूरी साहब के पास। इनके पास भी कुछ खबरें मुझे लेनी है, लेकिन सबसे पहले राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब एक साथ बीमार हो गए हैं और लंदन में बैठकर मशवरे हो रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। देखिए, ये एक पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई सबसे अहम लम्हा होता है तो ये वो होता है जब आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हो रहा होता है। बाकी सारे काम जो हैं वो फॉर ग्रांटेड है, छोटे मोटे काम है। ये वजीर आजम बन गया, वो वजीर दाखिला बन गया, वजीर खारजा बन गया। असल जो तैनाती होती है पाकिस्तान में वो एक ही होती है, वो आर्मी चीफ की तैनाती होती है, जिससे फर्क पड़ता है पाकिस्तान को। तो इतनी अहम तैनाती का फैसला लंदन में बैठे हुए एक ऐसे शख्स से अगर करवाया जाए जो अदालत में इश्तिहारी है, मफरूर है और पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता, तो हबीब अकरम साहब इसका इंपैक्ट क्या होगा इस तैनाती के ऊपर? देखिए इमरान, मैं आपसे कुछ उम्र में भी बड़ा हूं और आपकी मैं उसमें मतलब अपने तजुर्बे के एतबार से मैं आपको बता रहा हूं। इमरान, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में हम लोग उस वक्त शोर मचा रहे थे जब जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात मुल्क से बाहर हो रहे थे। हम उस वक्त नापसंदीदा लोगों की फहरिस्त में थे, उस वक्त भी नापसंदीदा लोगों की फहरिस्त में थे, क्योंकि हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान के अंदर निपटाए जाए। मैं ज़ाती तौर पर हमेशा ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूं कि पाकिस्तान के मामलात को अब पाकिस्तान की सरहदों से बाहर ना लेके जाएं, ताकि पाकिस्तान किस्सा ज़मीन बरसरे ज़मीन हो। इस तरह हमारे बारे में दुनिया कुछ अच्छा नहीं सोचती कि जब हमारी सियासी क़यादत दूसरे मुल्कों में बैठी हो, लोग उनको जाके मिल रहे हों और वहाँ पे जाके पॉलिटिकिंग हो रही हो, या जैसा आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में फैसले हो रहे हों। तो ये तो निहायत ही नामुनासिब बात है। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए कि हमने अपने मुल्क का, आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हमने मजाक ही उड़वाया है। आप जब से ये हुकूमत वजूद में आई है, इस हुकूमत ने अपना पहला जो इजलास, आपको याद है, पूरी फौज जफर मौज वुज़रा की, ये लंदन चले गए थे और वहां पर जाके वहां पे मीटिंग्स हो रही थी और वहां पे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से लंदन से प्रेस रिलीजें जारी हो रही थी। उसके बाद दोबारा एक मौका आता है तो इसहाक डार साहब वजीर आजम के जहाज में बैठ के लंदन से वापस तशरीफ लाते हैं और आते ही वो वजीर खजाना बनते हैं। यानी वो गए तो वजीर खजाना थे और 4-5 साल बाद वापस आए तो वो वजीर खजाना है। अब जो हमारे वजीर आजम है वो वहां चले तशरीफ ले गए। देखिए, ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। मैं समझता हूं कि यही मौका था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास और मौजूदा हुकूमत के पास कि वो अपने फैसले नजर आने वाले अंदाज में इस्लामाबाद में बैठ के करते, यहां पर इजलास होते। अगर कोई बहुत ही जरूरी था तो किसी से फोन पे बात कर लेते। क्या जरूरत थी वजीर आजम को वहां पे ले जाने की? और वहां पर हमारा जो सरकारी जहाज है वहां पर खड़ा हुआ होगा। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए ना कि हमने अपने आप को किस लो लेवल तक ले आए। लेकिन बहरहाल, आप इसमें से ही शायद ये हमारा, जिसे कहते हैं नशेब और फराज, ये शायद हमारे नशेब का आखिरी हिस्सा हो। अल्लाह करे हम इससे ज्यादा नीचे ना जाए। ठीक है, आपको अब आप यही कह रहे हैं कि बेहतर हो जाएं, ये दुआ है, दिखाई तो नहीं दे ये रहा। दुआ है, इमरान खान दुआ ने है। भी आज ये शिकवा किया है कि एक अहम तरीन तैनाती है और इस तैनाती पर नवाज शरीफ से मशवरा किया जा रहा है, जो बकौल उनके, वो पहले भी कई दफा कह चुके हैं, काबिल कबूल नहीं है। तो कासिम सूरी साहब, जो फैसला है उस पर दस्तखत तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करने हैं ना, एक्चुअली तो अनाउंस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। इमरान, आप सूरी साहब की तरफ जाए, मैं एक फिक्रा जरूर अर्ज करना चाहूंगा। इमरान, आप और कासिम सूरी दोनों से मेरा एक सवाल है। वो सवाल यह है कि क्या आपके चश्मे तसव्वुर में कोई ऐसा मुल्क है कि जिसके लोग पाकिस्तान में आके अपने मुल्क का फैसला करेंगे? वाह 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 सर, अफगानिस्तान भी नहीं करता ऐसा। तो अफगानिस्तान भी अपने फैसले अफगानिस्तान में करता है, पाकिस्तान में नहीं करता। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके लोग फैसला पाकिस्तान में आके करें। और वैसे ये मिसालें भी बहुत कम हैं कि मुल्क जाकर दूसरे मुल्कों में अपने फैसले करें।
ये भी नहीं है। अफगानिस्तान जैसा मुल्क, कीनिया जैसा मुल्क, वो अपने फैसले करने में खुद मुख्तार हैं और आजाद हैं, और हम एटमी पावर होने के बावजूद लंदन में जाते हैं, वहां से फैसला इंपोर्ट करते हैं, उसको पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करते हैं। कासिम सूरी साहब, अगर ये फैसला आपको नापसंद है या ये चीज आपको नापसंद है, तो इस पे आप फिर क्या करेंगे? प्रैक्टिकली क्या है? सबसे पहले तो बताऊं, अफगानिस्तान तो वो मुल्क है जिसने बड़ी बड़ी आलमी कुव्वतों को शिकस्त दी है। बहादुर लोगों की सरजमीन, गैरतमंद लोगों की सरजमीन, जो अपने फैसले खुद करते हैं, किसी गैर मुल्की को छोड़ते नहीं, अपनी सरजमीन में मुतहद हो जाते हैं और उसको भगा देते हैं और तारीख में अपना नाम लिखाते हैं। वो तो बहुत बहादुर लोगों की सरजमीन है। पाकिस्तान की बात करूं तो ये तो हमारा जो है, ये तो देखें आया ही किसी और की ईमा पर है। ये तो NRO 2 लेके बैठा हुआ है क्राइम मिनिस्टर, ये तो डम्मी वजीर आजम है। इसकी क्या हैसियत है? इसकी हैसियत ही कोई नहीं है, इससे कोई बात नहीं कर सकता। ये तो खुद 16 अरब रुपए के इस पे जो है वो इस पे फर्द जुर्म आयद हो रही थी। जिस दिन इसने हल्फ उठाया, वो 5 लोगों को भी मार दिया, जो टीटी बेचारे, जो मकसूद चपड़ासी और दूसरे, उनको भी इन्होंने तो मरवा दिया। ये तो सिसिलियन माफिया है। ये तो जाके अपने वो माफिया के हेड को, कल मैंने एक टीवी में देखा कि उसके पांव को इसने पकड़ा है अपने भाई के। ये कौन से इस्लाम में है कि किसी के पांव पकड़ो? तुम उसका हाथ पकड़ते। ये वाली तो कौम बना रहे हैं हमें। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये तो इनका तो जीना मरना बाहर है, इनके तो पैसे बाहर हैं, औलादे बाहर हैं। वो जो कुकड़ी वज़ीर आला था, जैसे ही वो हारता है वो किधर चला गया? वो तो बरतानिया भाग गया था। वो बेटी आपने नहीं देखी, वो झूठी, वो मरियम, वो कैसे पासपोर्ट पे हंस रही थी जब उसको मिला और वो भाग गई बाहर। इनका पाकिस्तान सिर्फ करप्शन करने के लिए आना है, इस मुल्क को खाना है, नोचना है, इसको यहां पे खौफ की फिजा फैलानी है और फिर बाहर चले जाना है। ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी 22 करोड़ लोग बहादुर लोग हैं, मेहनती लोग हैं। ये वो लोग नहीं है कि कोई और इनके फैसले बाहर करे, ये अपने फैसले पाकिस्तान में करना चाहते हैं। आप मुझे बताएं, वो जो 90 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, उनका क्या सर शर्म से नहीं झुक गया कि उनके पाकिस्तान, 22 करोड़ लोगों का पाकिस्तान जो नजरिए पे बना हो, जो इस वाहिद इस्लामी मुल्क हो, जो इस्लाम के नाम पे बना हो, उसका वजीर आजम बरतानिया में गया हुआ है और एक रोजनामा डेली मेल उस पर 30,000 पाउंड का जुर्माना कर रहा है पाकिस्तान के वजीर आजम पे। तो आप सोचो ना उन ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना नाम कमाते हैं, दूसरे माशरे में मुकाम बनाते हैं, उनका क्या हाल होगा कि उनके वजीर आजम जो है उस पर जुर्माना हो रहा है, एक अखबार जुर्माना कर रहा है उन पे। तो मैं समझता हूं शर्मनाक, दर्दनाक ये बातें हैं। इस चीजों से निकल जाना चाहिए, हमें हकीकी आजादी की तरफ आना चाहिए, अपने फैसले अपने मुल्क में अपने लोगों की। एक और चीज है इसमें, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप इतना मायूस करेंगे, तो आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं, उसके अंदर जो कमी आई है अभी हालिया, वो 927 मिलियन US डॉलर्स है। यानी वो इतने मायूस हो गए पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में पैसा भेजना उन्होंने कम कर दिया है, और सरमायाकारी पाकिस्तान में वैसे ही वो कॉन्फिडेंस आधा रह गया है। ये पाकिस्तान के साथ हुआ है गुज़िश्ता 7 महीनों में, और भी बहुत कुछ हुआ है, उस पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब अकरम साहब, इंटरनेशनल सादिक और अमीन इस वक्त लंदन में हैं, और बीमार होने की वजह से वो उनकी ताखीर हो गई है, उनको वापस आना था, वो नहीं आ रहे। कौम को मजीद खर्चा पड़ेगा उनके वहां रहने पे, ये तो आप जानते ही हैं। अब इंटरनेशनल सादिक और अमीन के ऊपर और उनके दामाद पर 57,000 पाउंड्स जो है, बरतानवी पाउंड्स का उनके ऊपर तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी बनता है, जुर्माना हो गया है। इसको कैसे रिपोर्ट करना है हमने पाकिस्तान के मीडिया में, जरा थोड़ा गाइड कर दें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब कुछ भी नहीं हुआ था तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार देने के लिए 100 के करीब टॉक शोज हुए थे, और बड़ा वावेला पाकिस्तान की मीडिया ने मचाया था। लेकिन इस वक्त अभी कैसे इसको पोर्ट्रे करना है, क्योंकि मीडिया के अंदर तो बिल्कुल खामोशी है, और 57,000 बरतानवी पाउंड्स का जुर्माना हो गया है दामाद के ऊपर और ससुर के ऊपर, शहबाज शरीफ पे और इमरान अली पे। तो ये कितना कैसे बताना है कि सुरखरू हो गए मियां साहब एक दफा फिर? इमरान, ये जो आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, इस सवाल के बारे में मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसका जवाब पता है, ठीक है? तो लिहाजा
लिहाजा देखिए, बात यह है कि क्या पाकिस्तान में चले ऑनेस्टली करने, क्या हमारे मीडिया को नहीं पता, क्या लोगों को नहीं पता कि लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? मीडिया को नहीं पता लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? देखिए, ये बड़ी एम्बैरेसमेंट है। पाकिस्तान के वज़राए आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में मुकदमा दर्ज हो जाना ही, या उनका किसी मुकदमे को चैलेंज करना ही, ये देखिए हो सकता है। अब ये बड़ा एम्बैरसिंग होता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ज़ाहिर है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो दुनिया का अदालती निज़ाम किसी और तरीके से चलता है। दुनिया का अदालती निज़ाम अपने सामने पेश होने वाले लोगों को या मुद्दई के तौर पर देखता है और या मुद्दा अलह के तौर पर देखता है, और दोनों को बराबरी देता है। अब वहां पर ये पाकिस्तान के लिए एक एम्बैरेसमेंट की बात होगी कि अगर वज़ीर आज़म इसको चैलेंज ना करें। वज़ीर आज़म को चाहिए कि इसको चैलेंज करें और चैलेंज करके कौम को एतमाद में लें, और फिर उनके बाद इस पर बात हो। क्योंकि ये को अगर प्रोसीजरल मामला है तो प्रोसीजर के तहत बताया जाए कि जनाब हम एक प्रोसीजरल मामले में हमें जुर्माना हुआ है, और या फिर यह कि वो जो जिस मुकदमे में, जिस मखसूस मुकदमे में ये बात हुई है कि उसमें अपना जवाब जमा करवा दें, ताकि हमें भी पता चले कि जनाब नहीं, वो जवाब ही तो जमा नहीं हमारे करवाया। शहबाज शरीफ ने 13 एतराजात किए थे डेली मेल के ऊपर जी, कि ये 13 चीजें इन्होंने, मेरे एतराज हैं 13। डेली मेल को टाइम मिला, उसने कहा जी ये तो हद तक है ही नहीं। पहले हद तक के ऊपर फैसला हुआ कि जी बिल्कुल इसके ऊपर हद तक बनती है, तो ये बेइज्जती महसूस हुई है, मियां साहब को तो ठीक हुई है, आप इसके ऊपर अब इनके सवालों के जवाब दे दें। उन्होंने जनवरी से जवाब जमा करवाया हुआ है। अब आ गया नवंबर, 10 महीने गुजर गए हैं, शहबाज शरीफ साहब वहां पे डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके जवाब के ऊपर आगे से जवाबुल जवाब जमा नहीं करवा रहे। डेली मेल ने सारे सबूत दे दिए हैं, शहबाज शरीफ साहब उसके ऊपर अब केस आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। इनको किसी ने गलत मशवरा दिया, उनको लगा कि मैं मैनेज कर लूंगा बरतानवी अदालत को, वो वहां मैनेज ही नहीं हो रही। यानी पाकिस्तान की अदालत में तो आपको पता है ना, जब मियां साहब आ जाए या कोई बड़ा आदमी आ जाए तो जज साहिबान पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम इस स्पिरिट को आपकी सराहते हैं। यहाँ पे तो ये वाला एटीट्यूड होता है जजेस का, वहां पे आपने देख लिया क्या हुआ। ऐसा नहीं होता। देखिए, सारे जजेस के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है, और जाहिर है हर शोबे में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सामने किसी आलीशान या शान शौकत देख के कुछ थोड़े से परेशान हो जाते हैं। ये सारे जजेस के बारे में ऐसा कहना नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े जजेस भी मौजूद हैं और इस वक्त भी मौजूद हैं जो अपने फैसले बगैर किसी खौफ के सादिर भी करते हैं और बात भी कर रहे हैं। अब मसला यह है कि हाँ, पाकिस्तान के एक लीगल सिस्टम में एक चीज है, वो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं। अगर आज भी आप सीपीसी उठा के देखें, जिसको कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, तो उसके अंदर कई ऐसी शिकें मौजूद हैं, कई ऐसे ऑर्डर्स हैं कि जिनके तहत अगर कोई एक फरीक गैर जरूरी तौर पर तारीख लेता है और उस दिन प्रोसीडिंग में मदद नहीं करता या उससे एब्सेंट होना चाहता है, तो उसको उस दिन की कॉस्ट पे करना पड़ती है। और अगर कोई फरीक अदालत के कहने के बावजूद बर वक्त जवाब नहीं देता तो फिर अदालत उस पर जुर्माना भी आयद कर देती है। क्या पाकिस्तान में कभी आपके मेरे समाजी तजर्बे में कभी आपने नेशनल लेवल पे आसिफ अली जरदारी साहब के मुकदमे चला करते थे, कई दफा वहां पे तारीखें ली जाती थी, कभी आपने देखा कि तारीख पे जुर्माना हुआ हो किसी को? कभी आपने देखा? हाँ, ये हमारे जो अदलिया है उसको इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो इस तरह लोग मुंह उठा के तारीख ले जाते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हों, उनके ऊपर फिर जुर्माना होना चाहिए ताकि तारीख लेने वालों की हौसला शिकनी हो। ये तो है एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां इंग्लैंड का जो निज़ाम है, निज़ाम अदल या निज़ाम कानून, वो पाकिस्तान के निज़ाम जैसा ही है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम यह है कि यहां पे हो सकता है बाज के नजदीक शहबाज शरीफ एक बड़ा आदमी हो और हबीब अकरम एक छोटा आदमी हो। और जैसे आपके अदालत के केस में भी आपको याद है कि मतलब आपके साथ भी क्या हुआ, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे उस प्रोसीजर में कहीं बेइंसाफी हो रही हो जो हमारे मुल्क में होती है। हमारे मुल्क में फैसले के मेरिट्स तो ठीक ही रहते हैं आमतौर पे, लेकिन प्रोसीजर के दरमियान बहुत सारी बेइंसाफियां हैं जो कमजोर फरीक के साथ होती हैं। अरशद भाई ने ये सब कुछ दिया, अब तो परवाह भी नहीं है, उन्होंने ये सब कुछ बहुत आसान कर दिया है। मैं सिर्फ जाते जाते एक चीज थोड़ी सी, क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, मुझे कासिम सूरी साहब से ये जानना है। कासिम सूरी साहब, व्हाट इज द प्लान? यानी फाइनल क्या होगा, हम फाइनली क्या देख रहे होंगे?
आज से 8-10 दिन के बाद जब इमरान खान साहब निकलेंगे, रावलपिंडी पहुंचेंगे, इंशाल्लाह देखें हकीकी आजादी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं इमरान खान इस कौम को हकीकी आजादी दिलाएगा, खुददारी की तरफ लेकर जा रहा है, और अरशद शरीफ का जो खून है वो इंशाल्लाह रहेगा नहीं जाएगा। आप दूसरे लोग जो आज हक की आवाज बने हुए हैं, ये पाकिस्तानी कौम बदल गई है, ये 1990 नहीं है, ये 1980 नहीं है, ये 2022 है। और आज सिर्फ कंट्रोल्ड मीडिया नहीं रहा, अब ये जितना भी जोर लगा लें, पाकिस्तानी अपनी आवाज बन रहे हैं। आज पूरा मुल्क आप देखें, इमरान खान ने रंग और नस्ल की सियासत खत्म कर दी, लिसानियत की सियासत खत्म कर दी, फिरका परस्ती की सियासत खत्म कर दी। कोयटा से लेकर खैबर तक, गिलगित बल्दिस्तान से लेकर कराची तक लाखों लोग आज हम आवाज बने हुए हैं। सोशल मीडिया पे भी, हर जगह पे भी, रोडों पे भी निकल रहे हैं, वो घर में बैठे होते आ रहे हैं। तो हकीकी आजादी लेंगे। इन चोरों का, लुटेरों का दौर जा चुका है। ये जबर के आखिरी वो जो शमा नहीं फड़फड़ा रही होती, तो ये उसकी तरफ आ चुके हैं, घबराए हुए हैं। जब डर के भागते हैं तो बीमार बन जाते हैं। आज फिर वहां पे ये बीमार हो गया है, और वो दूसरा भाई तो है ही बीमार, आपके सामने फिर रहा है, गया हुआ है यहाँ से भागकर। तमाम बीमारों को सेहत अता फरमाए, और जल्द अज जल्द उनको हदायत भी अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होती है एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज। कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।